छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन किया हुआ। इसके तहत वह हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण उत्पीड़न हुआ है। रामचंद्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया हुआ। पिछले 6-7 दशकों में दलित पद का अर्थ काफी बदल गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के बाद ये शब्द हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित सैकड़ों वर्षों से अस्पृश्य समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता है। अब दलित पद अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के आंदोलन धार्मिकता का परिचायक बन गया है। भारतीय संविधान में इन जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज में वाल्मीकि या भंगी को सबसे नीची जाति समझा जाता रहा है और उसका पारंपरिक पेशा मानव मल की सफाई करना रहा है। परंतु आज के समय में इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है और इस बदलाव का मुख्य श्रेय बाबा साहब को जाता है। दलित का अर्थ शंकराचार्य ने मधुराष्टकम में द्वैत से लिया है। उन्होंने दलित मधुर कहकर श्री कृष्ण को संबोधित किया है। भाषण करते हुए आम्बेडकर महार सत्याग्रह एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह आम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए जीविका साधन खोजने का पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन तक साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही सांफ्रो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। ये प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण में कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मच गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार का कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पहला, प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। दूसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया। तीसरा, केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। बाबा साहब ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। जयस्तंभ कोरेगांव हिमा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एवं उनके न्यायों का प्रतीक बनाया गया। सन 1927 तक डॉक्टर आम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया।
1927 के अंत में सम्मेलन में आम्बेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, जिसे सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकर वादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। सन 1930 में अम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयं सेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रिया हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। पुलिसों ने भी पूरे मंदिर को कड़ी बना रखी थी ताकि कोई अछूत मंदिर में प्रवेश न कर सके। शहर के सवर्ण हिंदुओं ने इन सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया, पत्थर बरसाए गए तथा लाठियों से लोगों की पिटाई की गई। इसमें बाबा साहब आम्बेडकर भी घायल हुए थे। दलितों की संख्या हिंदुओं से अधिक होने के बावजूद भी दलितों ने सवर्णों पर हमला नहीं किया, क्योंकि अहिंसा से सत्याग्रह करना था। अम्बेडकर के आदेशों का पालन सभी दलित कर रहे थे। बाबा साहब ने ऐसे ही कठिन से कठिन कार्यों को नम्रता से पूरा किए और अपने जीवन पर्यंत तक समाज के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब ने कई रातों तक जगे हैं, तभी आज हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिले हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जानने के लिए इस YouTube चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को दबाकर शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।